नमस्कार। मैं अजीत करण आपके अपने चैनल कथा सागरिका में पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने प्यार और आशीर्वाद से जो मेरा मनोबल बढ़ाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है भविष्य में भी आप अपने प्यार और आशीर्वाद से मेरा मनोबल यूं ही बढ़ाते रहेंगे और मैं आपके सामने कुछ नई कहानियाँ और बाद में हिंदी भाषा और व्याकरण पर चर्चा करते रहूँगा। मुझे उम्मीद है यह बहुत पसंद आएगा। अब आज की कहानी मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ऐसे दो सच्चे मित्रों की कहानी है जिन्होंने अपनी मित्रता को सच्चे अर्थों में निभाया है। तो यह कहानी उन दो मित्रों श्रवण जी और मुरली जी को तो समर्पित है ही, ऐसे सभी मित्रों को समर्पित है जिन्होंने अपनी मित्रता को सच्चे अर्थों में जिया है और उसे निभाया है। तो बिना ज्यादा कुछ कहे हुए मैं यह कहानी आप सबों के समक्ष रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है पसंद आएगा। कहानी मैसूर शहर की है। आज से 26-27 साल पुरानी है। मैसूर शहर यूं तो एक बहुत ही सुंदर और एक अच्छा शहर है, किंतु यह और अधिक आधुनिकता और औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा था। इस शांत शहर में नए नए उद्योग लगने शुरू हुए थे। उसी क्रम में भारत सरकार ने भी एक नई कंपनी, जो एक महत्वपूर्ण कंपनी थी, उसकी स्थापना की थी। वहाँ काम शुरू हो गया था। चूंकि राष्ट्रीय कंपनी थी तो वहाँ काम करने के लिए भी लाजमी है पूरे देश से लोग आ रहे थे। तो इसी क्रम में श्रवण जी हैदराबाद से और मैसूर के निकट ही श्रीरंगपट्टना से मुरली जी ने इस कंपनी में कार्य आरंभ किया था। इस कंपनी के क्वार्टर अभी बन रहे थे, टाउनशिप का निर्माण हो रहा था, किंतु लोग उसी दौरान क्वार्टरों में रहने भी लगे थे। कंपनी में काम हो रहा था। लोग बड़ी तन्मयता से और ईमानदारी से कंपनी का काम करते थे और कंपनी के विकास और बढ़ोतरी के बारे में सदैव सोचते रहते थे। लोगों के लगन और मेहनत के कारण कंपनी का विकास दिन प्रतिदिन हो रहा था। लोग बहुत मेहनत करते थे। सुबह 8 बजे काम पर जाने के बाद शाम को 5 बजे या उसके बाद ही लौट पाते थे। चूंकि क्वार्टर कंपनी के पास ही था तो आने जाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता था। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो क्वार्टर में नहीं रहते थे और शहर में अपने किसी मकान में रहते थे या किराए पर रहते थे। तो ऐसे लोगों को आने जाने में थोड़ी असुविधा होती थी। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कंपनी शहर के बाहर बनी थी, इसलिए शहर की कोई भी सुविधा वहां अगल बगल में नहीं थी। बाजार भी, जो छोटा मोटा बाजार था, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी हुआ करता था। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बड़ी दूर जाना पड़ता था। ऐसे में लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार करते थे कि कोई असुविधा ना हो। यूं तो जीवन थोड़ा कठिन था, लेकिन लोग उसी कठिनाई को पार कर और आगे बढ़ रहे थे। इसी क्रम में एक दिन क्या हुआ, शाम को 5 बजने के आसपास तेज हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे आंधी का स्वरूप लेने लगी। ढेर सारे काले बादल आ गए। पेड़ों की टहनियां जोरों से हिलने लगी और यहाँ वहां गिरने लगी। पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगे। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। लोग फटाफट अपने अपने घरों की ओर भाग चले। क्वार्टर में रहने वाले लोग तो जैसे तैसे सभी अपने क्वार्टरों में पहुंच गए, लेकिन जो शहर में दूर की ओर रहते थे
उन्हें कहीं न कहीं छिपना पड़ा और वे तुरंत नहीं जा पाए। बारिश और आंधी को बंद होने का इंतजार करने लगे। इसी क्रम में मुरली जी और श्रवण जी अपने अपने क्वार्टर पहुंच गए। दोनों नवयुवक थे, दोनों की शादियां नई नई हुई थी और दोनों को ईश्वर ने एक एक पुत्री दिया था। दोनों हम उम्र थे, शादी भी लगभग आसपास ही हुई थी और दोनों की बेटियां भी लगभग लगभग एक ही उम्र की थी। तो अतः दोनों परिवार के बीच में बहुत ज्यादा मेल जोल था। लोगों को यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती थी। उन्हें भी अपने सुख दुख को बांटकर बहुत आनंद होता था। हालांकि उनके और भी कई मित्र थे, लेकिन इनकी मित्रता कुछ खास ही थी। वे सदैव एक दूसरे के मदद के लिए खड़े रहते थे। अब उस दिन की घटना क्या हुई, मुरली जी और श्रवण जी ऑफिस से घर आने के बाद तुरंत हाथ पैर धोकर सोचे कुछ चाय और नाश्ता करते हैं, तो दोनों अपनी अपनी उसी तैयारी में लग गए कि अचानक कुछ ही देर में मुरली जी की बेटी बहुत जोरों से रोने लगी। अब मुरली जी और उनकी पत्नी ने सब काम धाम छोड़कर बच्चे को संभालना चाहा और वे उसे उठा लिए। ने लगा कहीं बच्ची गिर तो नहीं गई या किसी चींटी या किसी कीड़े ने काट तो नहीं लिया। उन्होंने अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल की तो लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद बादलों के गरजने और तेज तेज बारिश हवाओं की आवाज से यह बेटी बहुत घबरा रही है। तो उसे चुप कराने की विभिन्न प्रकार से कोशिश करने लगी, लेकिन वो यह थी कि वह मान ही नहीं रही थी। घर में कुछ 2-4 चम्मच दूध पड़े थे तो उसे पिलाकर शांत करने की कोशिश की, तो 2-4 चम्मच दूध तो उसने पी लिया। जब तक पिया तब तक शांत रही, उसके बाद और जोरों से चिल्लाने लगी। अब घर में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था, जो भी दूध था वह समाप्त हो चुका था। अब करें तो क्या करें, कैसे इसको शांत रखें। वह साल भर से कुछ थोड़ी ही ज्यादा की अवस्था की थी, उसे शांत कराना बड़े मुश्किल था और घर में ऐसा कोई भी चीज नहीं था जिसे इस छोटी सी नन्ही बालिका को खिलाया पिलाया जाए। अब जैसे तैसे पानी गर्म करके उसे पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। अब इनके समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। इसी बीच बच्ची की और तेज आवाज हो रही थी, तो बच्ची की आवाज सुनकर बगल में श्रवण जी को लगा कि इतनी तेज बारिश में कौन चिल्ला रहा है। उन्होंने समझने की कोशिश की तो फिर समझ में आया यह आवाज कुछ नहीं, मुरली जी के घर से आ रही है और शायद इनकी बेटी रो रही है। तो उन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया। वे श्रवण जी पति पत्नी दोनों भागे और मुरली जी के दरवाजे को खटखटाया। मुरली जी ने सोचा इस आंधी तूफान में कौन मेरे घर आया, जबकि मैं अपनी बेटी को लेकर परेशान हूँ। दरवाजा खोला तो देखा और कोई नहीं, श्रवण जी ही खड़े हैं। बोला अरे अरे अंदर आओ। श्रवण ने पूछा क्या हुआ, बेटी क्यों रो रही है इतने जोर से, क्या हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने बताया नहीं नहीं, इसे कुछ चोट तो नहीं लगी है, किसी ने कुछ काटा भी नहीं है। शायद यह बादलों के गरजने और तेज बारिश की आवाज से डर रही है और ऊपर से शायद इसे तेज भूख लगी है। तो श्रवण जी ने कहा कि कुछ दूध वगैरह दिया क्या। बोला अरे 2-4 चम्मच ही दूध थे, वह जितना देर पी उतने देर शांत रही, बाकी अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। श्रवण जी ने कहा अरे हमारे यहाँ भी थोड़ा ही सा दूध बचा था, उसका तो हमने अभी अभी चाय पी लिया, अब क्या करें। मुरली जी ने कहा कि हाँ वही तो, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। श्रवण जी ने कहा एक काम करो, बिटिया को जरा मेरे गोद में दो। श्रवण जी ने बिटिया को अपने गोद में लेने की जैसी कोशिश की, वह बिटिया और जोरों से रोने लगी। तो वापस उन्हें थमाना पड़ा मुरली जी को। अब क्या करें,
मुरली जी ब, बच्ची को लेकर सहलाने की कोशिश कर रहे थे, तो श्रवण जी खड़े खड़े कुछ निश्चय किए जा रहे थे। श्रवण जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो मुरली जी ने कहा, देखो कहीं घर में कुछ होगा तो देखो, ये अभी ढूंढ रही है। श्रवण जी अपने घर आए, अपनी पत्नी से फिर से पूछा, कुछ है क्या उस बच्ची को पिलाने लायक कोई चीज? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो श्रवण जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, बाजार जाने के लिए एक थैला दे दो और हेलमेट दे दो। श्रवण जी ने हेलमेट उठाया, थैला उठाया, रुपये लिए और घर मोटरसाइकिल की चाबी उठा ली। अब श्रवण जी की पत्नी को समझ में आ गया कि यह मां से कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन निकलते समय टोकना भी बुरा था। और वह यह भी जानती थी कि श्रवण जी कुछ अगर ठान लिए तो उसे पूरे करके ही मानेंगे। अब उन्हें टोकना या रोकना बेकार है। तो उनकी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं मालूम आप क्या करने जा रहे हो, लेकिन जो भी करने जाए ईश्वर उसमें आपकी रक्षा करें और आप अपने कार्य में सफल होकर जल्दी आ जाएं। श्रवण जी ने अपनी पत्नी को धन्यवाद कहा और कहा कि अपनी बेटी को संभालो, मैं अभी आया। इस आंधी पानी में, जिसमें कि घर से एक भी आदमी निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, जो जहां थे वहीं छिप रहे थे। सड़कों पर पेड़ों की डालियां गिरी पड़ी थी, बिजली कड़क रहे थे, बादल गरज रहे थे, पेड़ जोरों जोरों से हिल रहे थे। इसमें भी श्रवण जी बरसाती पहनकर, हेलमेट लगवाकर अपने बाइक से मार्केट की ओर निकल पड़े। मैंने पहले ही बताया, मार्केट या दुकान वहां से 5-6 किलोमीटर दूर था। इन्होंने बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना कुछ ज्यादा चिंता किए हुए, बाइक से मार्केट की ओर अपने रास्ते को बढ़ा लिया। बचते बचाते, संभालते हुए, सावधानी से, किसी प्रकार जल्दी जल्दी सबसे नजदीकी दूध के दुकान पे पहुंच गए। वहां दूध का दुकान वाला भी देखकर हतप्रभ रह गया कि इतनी बारिश में भी कोई सामान खरीदने आता है क्या। श्रवण जी ने कहा, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा प्रश्न मत पूछो, 2 लीटर दूध फटाफट मुझे दे दो, पैसे पकड़ो, बाद में बात करूंगा। दुकानदार ने भी सोचा पता नहीं कोई तो इमरजेंसी है। उसने दूध दिया, पैसे लिए और श्रवण जी को कहा, ठीक है सर, बाद में बात करेंगे। श्रवण जी ने दूध लिया और मोटरसाइकिल से पुनः सावधानी से, बचते बचाते अपने घर के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने रास्ते में यह भी ध्यान रखा कि ना तो उनकी दुर्घटना घटे, ना उनके कारण किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे। और सड़कें फिसलन भरी थी, फिर भी पूरी सावधानी से वह मोटरसाइकिल चलाते हुए घर आ गए। बरसाती इतनी तेज बारिश में कोई काम नहीं कर रहा था। श्रवण जी पूरी तरीके से भीग चुके थे। अपने ब्लॉक में पहुंचकर मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाया और सीधा मुरली जी के दरवाजे को खटखटाया। मुरली जी दरवाजा खोल कर देखे, बोले, अरे ये क्या, वहां चले गए थे? मैं तो सोचा तुम अपने घर में ही कुछ ढूंढ रहे हो, ये कहाँ चले गए? बोला, गया था ना मार्केट से दूध लाने। ला, इतनी तेज बारिश, इसमें, इस आंधी तूफान में, अरे ऐसा क्या था? श्रवण जी ने कहा, नहीं नहीं, बिटिया के रोने की आवाज मुझसे नहीं सही जा रही है, इस मुझे कुछ करना ही था। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। तुम यह दूध पकड़ो, फटाफट इसे भाभी जी को कहो, उबालेंगे। तब तक मुरली जी की पत्नी घर के अंदर से दरवाजे पे आई।
श्रवण जी को इस हालत में देखकर उनका मुंह खुला ही रह गया। बोली, भाई साहब, ये क्या? और मुरली जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू छल छल बहने लगे। उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हम सदैव इसे याद रखेंगे। कहा, अच्छा ठीक है, अभी तो तुम पूरा भीग गए हो, जल्दी से एक काम करो, घर में जाओ, गर्म पानी से स्नान करो और फटाफट कपड़े बदल के यहाँ आ जाओ। यहाँ हम लोग गरम गरम नाश्ता करेंगे, इसी दूध से बेटी को भी पिलाएंगे दूध, और हम लोग सब मिलकर बैठकर चाय पियेंगे। इसके बाद श्रवण जी ने वैसा ही किया, घर आ गए। उनकी पत्नी बोली, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, आपका मिशन कंप्लीट हुआ? श्रवण जी ने कहा, हाँ, मिशन कंप्लीट हो गया। बोली, ठीक है, जाइए फटाफट अब स्नान कीजिए, कपड़े बदलिए, आइए। श्रवण जी ने कहा, हाँ, मैं वही क्या करने जा रहा हूँ। श्रवण जी स्नान वगैरह करके आ गए फटाफट। फिर उसके बाद श्रवण जी ने कहा कि चलो, हम लोगों को मुरली जी ने बुलाया। तब तक मुरली जी की बेटी दूध पीकर शांत हो चुकी थी। बारिश भी कुछ थमने सी लगी थी, आंधी भी कम पड़ गया था। घरों में जो बिजली कटी हुई थी वह भी आ गई थी। जैसे लग रहा था यह क्षण ईश्वर ने श्रवण जी की परीक्षा लेने के लिए ही ली थी। उस आंधी तूफान की शांति के बाद जब ये श्रवण जी और उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ मुरली जी के घर में आ गए तो सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। दोनों की बेटियां आपस में खेलने लगी और ये चारों बैठकर चाय और नाश्ता करने लगे। चाय नाश्ता करते हुए श्रवण जी ने पूरी घटना को इनके सामने रखा। इसे सुनकर एक बार फिर से सबों के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने श्रवण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। मुरली जी ने भी अपनी मित्रता में कभी कोई कमी नहीं रखी। दोनों सदैव एक दूसरे के काम आते रहे और दोनों परिजन हंसी खुशी मिलकर रहते रहे। इस प्रकार हमारी आज की यह कहानी, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है यह कहानी आप सबों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। मैं आपके समक्ष ऐसे ही कुछ मन को गुदगुदाने वाली छोटी छोटी कहानियां लेकर आते रहूंगा और आपका मनोरंजन करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।